शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ एनसीईआरटी का जो डिलीटेड पोर्शन है वो पेज बाय पेज आपको बता रहा हूँ, उसको ध्यान से आपको देखना है। तो ये जो पोर्शन है आपके एनसीईआरटी का, ये पूरी तरह से हो चुका है कट। अब इसमें आपको लास्ट टाइम जो यूज करना है, आपका सबसे प्रीशियस टाइम जो होता है लास्ट का एग्जाम से पहले, तो अपनी एनर्जी यहाँ लॉस मत करना। मान लो आपका 5 दिन बाद एग्जाम है और एनसीईआरटी में आप अभी भी इन टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब है आप अपना जो वैल्यूएबल टाइम है वो लॉस कर रहे हो। तो यहाँ से इनको कट कर दो। ये वाला जो पोर्शन है ये होता है कट। देखो यहाँ से होती है इसकी शुरुआत। फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करें तो ये पोर्शन जो है ये हो चुका है यहाँ का कट। ये यहाँ से होती है शुरुआत। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी में ये वाला पोर्शन आपको कट करना है, ये नहीं पढ़ना है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मेटल ये नहीं पढ़ना है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इन सेमीकंडक्टर भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है क्रॉस कर दो। ये पूरा पेज क्रॉस है, ठीक है, 26 पे क्रॉस कर दो। और अगला जो पेज है ये भी आपका पूरा क्रॉस है, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ये सब क्रॉस है। प्रीशियस टाइम में 27 पेज भी क्रॉस हो गया। इसके अलावा 28 पेज भी आपका ये क्रॉस है। वैसे तो आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीबीएसई से पूरी तरह से डिलीटेड है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा 23 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 23 इन टेक्स्ट का, इस पे क्रॉस कर दो। 24 पे क्रॉस कर दो। और अगर आगे हम चलें तो यहाँ पे आपका ये पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 20, इनमें अपनी एनर्जी लॉस मत करना। 22 पे क्रॉस कर दो, 26 पे क्रॉस कर दो। तो ये फर्स्ट चैप्टर का डिलीटेड पोर्शन था। वीडियो को रोक रोक के आप चेक कर सकते हो कि कौन सा पोर्शन अभी डिलीट हुआ। और सेकंड चैप्टर का तो मैं कल लगाऊंगा, लेकिन मैं थर्ड के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। थर्ड चैप्टर में से आपको का जो ये हिस्सा है ये पूरी तरह से हट चुका है। अब आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने कहा है, अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो गैल्वेनिक सेल में सिर्फ और सिर्फ आपको थियोरेटिकल पोर्शन जो है वो नहीं पढ़ना है। जैसे ये आपका गैल्वेनिक सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ये तो आपका है, चलो ठीक है। और अगर हम आगे जाएं तो इसमें आएगा अगला आपका गैल्वेनिक सेल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोपोटेंशियल, ये भी है आपके इसमें। आगे चले तो नस्ट इक्वेशन भी है। न्यूमेरिकल ई सेल पे ही आएंगे, गिब्स फ्री एनर्जी पे ही आएंगे, न्यूमेरिकल जो है वो ही आएंगे आपके, ठीक है। और कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, यही दो पोर्शन है। तीसरा पोर्शन जो था उसका फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये उन्होंने कर दिया है रिमूव। तो आप अगर मेरी एडवाइस मानो तो आपको फेराडे लॉ जो है उसके जो थियोरेटिकल लॉ डेफिनेशंस हैं वो आप बेशक ना पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो लॉ है ये आप लॉ को ना पढ़ो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल सेक्शन में आपको एडवाइस दूंगा, ठीक है, आपको वैसे भी आते हैं ये तो आप देख लेना। नहीं तो सच बात तो यही है, सच बात तो यही है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे न्यूमेरिकल भी नहीं आएंगे, ठीक है। आगे अगर बात करें तो बैटरीज का पूरा सेक्शन जो है इसमें ड्राई सेल जो है ये कट चुका है आपका। बस मर्करी सेल को छोड़ के आपका जो लेड स्टोरेज बैटरी है ये भी कट चुका है आपका, ठीक है। ये आपका फ्यूल सेल ये भी क्रॉस हो चुका है आपका। सेल तो ना के बराबर ये वो देंगे ही नहीं आपको। कोरोजन पोर्शन भी कट हो चुका है आपका। और ये तीनों क्वेश्चन 1 2 3
ना आने को तो सच बात तो यही है कि आपका ये क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, 16 ये सारे फैराडे लॉ पे हैं, तो ये भी नहीं आने चाहिए, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको ये करनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो क्लियर कट है वो तो मैंने क्रॉस लगाई दिया आपको। ठीक है, तो बाकी हम सेकंड चैप्टर के बारे में जो जो भी कटिंग है वो अगले चैप्टर से करेंगे। कल की क्लास में सेकंड चैप्टर में जितनी भी कटिंग है वो सारी की सारी डिलीट कर देंगे यहाँ से पेज बाय पेज। अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है। एक खास टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। ये आपके लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, तो 50 क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे हम इसके, जितने भी हैं जो आने लायक हैं एग्जाम में उनको। बाकी तो देखो ये लास्ट ईयर जितने की जो एग्जामिनेशन है, क्वेश्चन है, आसान भी है। ग्रीन वाले जो है वो आसान है, और जो मैंने टिक कर रखे हैं अलग से, तो ये थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं या फिर लेटेस्ट हो सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको देखेंगे हम। 2020 में क्वेश्चन आया था कि बताइए इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लगे तो कौन सी कंडीशन में ये इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बिहेव करने लगेगा? ABCD। अपने अपने ऑप्शन जो हैं वो बताइए, क्या आपके हिसाब से क्या आंसर होगा? ABCD, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आंसर रितु, वेरी गुड रितु। सुमित, बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं आप अपने एजुकेशन को लेकर सीरियस हो। दोनों के आंसर बहुत बढ़िया है, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर इन्होंने बताया। और जिनको नहीं पता तो आज की क्लास देखते रहो। अगले 40 मिनट आपको कुछ ऐसा समझाएगा जो आपने अब तक नहीं पढ़ा है, अब तक नहीं पढ़ा है। अगले 40 मिनट प्रीसियस हैं कुल मिला के। जतिन का आंसर भी ठीक है, और आई वाज एक्सपेक्टिंग कि जतिन भी इसका एक्यूरेट आंसर दे, तो जतिन उसने दिया। करेक्ट आंसर है भाई इसका है सी। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो क्या हो, ज्यादा होती है ई सेल से, तो वो बिहेव करने लगता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब आप ये तो रट्टाफिकेशन समझोगे, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। देखो जरा ध्यान से, आपकी एनसीईआरटी में ये जो डायग्राम है ये बड़े खास डायग्राम है कि अगर एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो 1.1 असल में क्या है, इस पूरे सेटअप की ई सेल वैल्यू होती है ये। ठीक है ना, कितनी है? 1.1। जरूरी नहीं है कि ये 1.1, ये 2.71 भी हो सकती है, ये ई सेल की 3.14 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है ये। ठीक है ना, तो ये ई सेल है, कुल मिला के ई एक्स है, ई एक्सटर्नल है, और ये क्या है आपका ई सेल है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अगर ये वैल्यू जो है वो लेस होती है, इससे कम होती है, तो वो सेटअप आपने पहले ही पढ़ रखा है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो होंगे, क्लियर। और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में तो फ्लो होता ही होता है। कहने का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से कॉपर की तरफ फ्लो होंगे, और जिंक यहाँ डिजोल्व होगा, राइट, जिंक यहाँ डिजोल्व होता है, और यहाँ कॉपर जो है कैथोड पे वो डिपॉजिट होता है, आपने देखा भी था। ठीक है, तो यहाँ ये होता है। लेकिन अगर यही जो केस है अगर उल्टा हो जाए, ये देखो ये केस अगर उल्टा हो जाए, एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो इससे ई सेल से आपकी अगर ज्यादा हो जाए, तो ये चीजें रिवर्स हो जाती हैं। यहाँ जिंक जो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? अब कॉपर से जिंक की तरफ होगा। अब आप अंदाजा लगाओ, कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो है यार, ये तो कुछ कुछ आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नहीं हो गया? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने पढ़ा था, एक ही बीकर में दोनों इलेक्ट्रोड होती हैं, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव, और इस तरीके से ये पॉजिटिव हिस्सा ये एनोड होता है, पॉजिटिव एनोड होता है, और नेगेटिव हिस्सा जो है ये क्या होता है? कैथोड होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल याद करो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, और ये कॉपर की रॉड है, ये रॉड आपकी थिन होती चली जाएगी, ये रॉड आपकी थिक होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ एनोड जो है वो थिन होता है। अब देखो जरा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन तो फ्लो हो रहा है, उल्टी डायरेक्शन में फ्लो हो गया इलेक्ट्रॉन, और जिंक जो है वो डिपॉजिट हो रही है। अब जिंक कहाँ पे है? सोचो, जिंक कैथोड पे है, कैथोड पे डिपोजिशन हो रहा है, क्लियर। और एनोड पे कॉपर डिजोल्व हो रही है। अब एनोड पे तो यार कभी डिजोल्व होता नहीं ना, एनोड पे कौन डिजोल्व होता है? एनोड पे तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल डिजोल्व होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक
केमिकल सेल में तो एनोड जो है, ये आपका एनोड जो है वो क्या होता है, एनोड थिक होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये सारा सिस्टम कैसा हो गया, रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बिहेव करने लगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये बिहेव करने लगता है किसकी तरह, इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर बिहेव करने लगे इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह, समझ जाओ एक्सटर्नल वोल्टेज इससे ज्यादा है। ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है, ये 2020 में सबसे लेटेस्ट आया था, ऐसे ऐसे 4 क्वेश्चन है जो अब तक सीबीएसई पूछ चुका है। ओके, एक डिफरेंस बताइए, डिफरेंस कि इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलाइटिक के बीच में क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस तो मत बताना भाई, 2 डिफरेंस बताने हैं वैसे तो। एक डिफरेंस है कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट होती है केमिकल, इसमें होती है केमिकल से इलेक्ट्रिकल। इसके अलावा कोई डिफरेंस बताइए चैट सेक्शन में, कम ऑन हरी अप, पार्टिसिपेट करो, लूजर्स की तरह गेम को मत छोड़ो, पार्टिसिपेट करो और बताओ कि दूसरा डिफरेंस क्या होगा, सेकंड डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या कोई बता सकता है? पहला डिफरेंस तो पता लगी गया, वेरी गुड, रितु बिल्कुल ठीक है। और कोई? सेकंड डिफरेंस, वेरी गुड, गोरक्स बिल्कुल ठीक है। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्टेड था कि एक डिफरेंस सभी बच्चे ये बताएंगे कि यहाँ एनोड नेगेटिव होता है और यहाँ एनोड पॉजिटिव होता है। एक डिफरेंस बिल्कुल कंफर्म था, लेकिन आज आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं एक नया डिफरेंस बताता हूँ आपको, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनोड का मेरे को 100% पता था, बच्चे जरूर बताएंगे। लेकिन अब मैं आपको एक नया डिफरेंस बताता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पता है क्या होते हैं? आपको सेल डालने होते हैं, इलेक्ट्रोड डालने होते हैं और सॉल्ट ब्रिज लगाना होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विल टेक प्लेस। यानी यहाँ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, आप अगर ध्यान दोगे अपने आप रिएक्शन होती रहती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है, बट यहाँ कभी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होती है। आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ बाहर से करंट पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस, इसे हम नॉन स्पॉन्टेनियस बोलेंगे। और इस केस के लिए अब हम कह सकते हैं डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव होता है बिकॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस, और यहाँ डेल्टा जी पॉजिटिव होता है, दैट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो आज की क्लास के लिए कुछ नया सीखो यार, कुछ नई चीजें, ट्रिक सीखो जो बाकी स्टूडेंट्स को नहीं पता, और आपको ये चीजें ऊपर ले जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन भी आप हमारी लिस्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल सभी डिफाइन कर देंगे। व्हाट हैपन व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई ग्रेटर देन ई नोट सेल या ई सेल, यानी ई एक्स ऊपर वाला आ गया ना, ये अगर ग्रेटर है तो बताइए तब क्या होगा। इन केस ऑफ ग्रेटर क्या लिख के आते हैं आप, जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए आप क्या लिखते हैं इसका आंसर। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा है तो आप इसका आंसर क्या लिखते? अब तो है खैर एक्सटर्नल वोल्टेज ज्यादा के लिए आपके पास स्टैंडर्ड कुछ वर्ड्स आ गए हैं, नहीं तो पहले नहीं थे भाई, फिर अभी थोड़ी देर पहले तक तो पिटारा खाली था। जतिन ने बिल्कुल बढ़िया बताया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टार्ट बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये सबसे जेंटलमैन, सबसे अच्छा तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का, ठीक है ना। कई बच्चे कहते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो रिवर्स हो जाती है, या फिर बोलो डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो रिवर्स हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल करंट तो कहाँ जा रहा है, वो एक्सटर्नल अगर लेस देन है ई नोट सेल से तो ये नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये मोर देन हो जाए तो इसको कहेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट या इलेक्ट्रॉन रिवर्स, ऐसे ही बोल सकते थे, या फिर बोल दो यार ये तो स्टैंडर्ड बातें पता लगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बिहेव लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये ज्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, या आज का हमारा न्यूमेरिकल भी रहेगा, और आज की क्लास में हम इसको खत्म करेंगे, तो आज की क्लास मिस मत करना। 1 मोलैरिटी अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जिंक रोड पे, ठीक है, तो बताइए क्या बताना है आपको, व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन, स्टैंडर्ड ईएमएफ बताइए, और विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव। तो क्वेश्चन है, a cell is prepared by dipping copper rod in 1 molar copper and zinc rod in 1 molar zinc sulfate, the standard reduction potential of copper इतनी है और ये इतनी है, तो बताइए सेल रिएक्शन क्या होगी। बड़ा सिंपल सा और जनरल क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने ये, ठीक है। तो इसमें आपकी सेल रिएक्शन जो है वो क्या होगी,
जिंक को ZnSO4, कॉपर को कॉपर में। तो क्योंकि सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू अगर हम देखें तो किसकी है, ये जिंक की है, नो डाउट। ज्यादा नेगेटिव, ज्यादा रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और कॉपर यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ से आप इसकी नॉर्मल ओवरऑल रिएक्शन बता सकते हो। ये है आपकी कॉपर 2 पॉजिटिव विल गिव यू Zn2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर। दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन जो इन्होंने पूछ रखी है, सेल रिएक्शन। व्हाट विल बी द EMF ऑफ द सेल? EMF, स्टैंडर्ड EMF मीन ई नोट सेल क्या होगा? ई नोट सेल का मतलब है कैथोड माइनस एनोड। ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड। ये करके देख लो, कैथोड एनोड, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। अच्छा, विच इलेक्ट्रोड विल बी पॉजिटिव? इनमें से कौन सी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है? चलो बताइए कौन सी इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है? एनोड, कैथोड, देखते हैं कौन सा बता सकता है। विच इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव? गोरक्स, बहुत बढ़िया गोरक्स। अब आपकी जो पोजीशन है पहले से कहीं बेहतर, बहुत बढ़िया। गोरक्स का आंसर करेक्ट है, मयूर करेक्ट है। मयूर आपको ना ये ना लिख के, जतिन ये बहुत गलत है। आई कांट बिलीव कि आप इसको इतना गलत कैसे बोल सकते हो। करेक्ट आंसर था आपका कौन सा इलेक्ट्रोड जो है वो पॉजिटिव होगा। आंसर है जो पॉजिटिव होगा वो कैथोड है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। तो यहाँ आंसर इसका कॉपर, कॉपर है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अगला क्वेश्चन जो है उसकी तरफ चलते हैं। ये है हमारा 12 क्वेश्चन। ये आज का हमारा न्यूमेरिकल रहेगा 95% अगर डिजोल्व हो आपका क्या, ये जिंक और एक ही इलेक्ट्रोड है, जिंक को ZnSO4 में डाला गया है, 95% डिजोल्व है, तो इसकी जो मोलैरिटी है वो 95% निकालोगे तो कितनी हो जाएगी भाई? 0.095 कैपिटल M। ठीक है ना, इसका 95% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये मोलैरिटी होगी। अब नई मोलैरिटी है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नोट जिंक की दे ही रखी है। अगर सिंगल इलेक्ट्रोड होता है तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाओगे या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाओगे? कम ऑन बताइए, लॉस या गेन? अगर सिंगल इलेक्ट्रोड होता है तो उसको लॉस दिखाओगे या गेन दिखाओगे? सिंगल इलेक्ट्रोड होता है तो मनीषा गलत, गोरक्स गलत। सिंगल इलेक्ट्रोड, अगर 2 इलेक्ट्रोड, वैसे तो 2 हाफ सेल होती हैं, लेकिन अगर एक ही हाफ सेल हो तो क्या करोगे? सिर्फ जिंक है अब की बार, ना कोई कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, कुछ नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे हम, 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन होगा और यहाँ आएगा आपका जिंक। यहाँ हमेशा सिंगल इलेक्ट्रोड को दिखाएंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अब ई सेल वो कह रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताइए, तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग राइट अपॉन लेफ्ट का एन। राइट में तो कुछ है नहीं, आयन। लेफ्ट में क्या है, जिंक 2 पॉजिटिव, ये आयन आपका। तो आपको ई नोट सेल की जो वैल्यू है वो यहाँ से पुट करनी है, जो हमारे सामने है। ई नोट सेल असल में सिर्फ जिंक की सिंगल इलेक्ट्रोड है, 0.76 जो कि माइनस में ही होगा यहाँ पे। 0.059 बाई एन की वैल्यू 2 है, लॉग यहाँ वैल्यू 0.095 आ चुकी है। आमतौर पर अगर आप देखोगे अपने नोट्स को तो वहां पर यहाँ सिंगल इलेक्ट्रोड को ई सेल भी ना लिख के क्या लिखते हैं, यहाँ इसको लिखा जाता है ई Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn, ई नोट Zn2 पॉजिटिव स्लैश Zn। तो यहाँ ई नोट की जो वैल्यू है वो आपकी 0.76 है। ये इसको सॉल्व करना है, आंसर आपके सामने। ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और खास क्वेश्चन है। ये मैंने 2020 की वजह से इस क्वेश्चन को यहाँ रखा है। तो बताइए इसमें मैक्सिमम वर्क और केसी के लिए, मैक्सिमम वर्क और केसी के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम वर्क जो है वो कैसे आप निकालोगे, तो मैक्सिमम वर्क हम निकालेंगे किससे, डेल्टा जी से। डेल्टा जी जो कि है माइनस का एन ई नॉट एफ। ठीक है, और डेल्टा जी की वैल्यू एन, एन कितना है यहाँ से, इलेक्ट्रॉन कैथोड एनोड लिख के कट के एन की वैल्यू 2 आ जाएगी। ई नोट सेल हम यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस करके, फेराडे 96,500 होता है। तो यहाँ से जैसी डेल्टा जी की वैल्यू आएगी तो मैक्सिमम वर्क क्या होगा उसका, माइनस का अपोजिट साइन हो जाएगा वो। ठीक है,
यू नो वेरी वेल मैक्सिमम वर्क जो है वो इक्वल होता है किसके, माइनस का डेल्टा जी के, और लॉग के सी आपको इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। क्या, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग के सी। तो आप यहाँ से भी लॉग के सी निकाल सकते हो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। ये भी 2020 का क्वेश्चन अगले दूसरे सेट में आया था। ये क्या था, अब की बार आपको सॉल्ट ब्रिज दे दिया, सॉल्ट ब्रिज यानी सेल रिप्रेजेंटेशन दे दी और ईएमएफ के लिए पूछ रहा है। तो ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है, लॉग 10 की वैल्यू पहले ही बन दे दी बहुत इजीली। एनोड ये है, कैथोड ये है, तो हमारा जनरल क्वेश्चन है और वो जनरल क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछेंगे, याद रखना इस बात को। इस क्वेश्चन की अगर खास बात मैं बताऊं तो इस क्वेश्चन में एक पूरी रिएक्शन को दिखाया गया है और कहा गया है ईएमएफ। जो प्रॉब्लम बच्चों को यहाँ इस क्वेश्चन से आती है वो ये है कि उनको ये नहीं पता चलता कि एनोड पे वो कौन सी रिएक्शन लिखें और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओवरऑल रिएक्शन दी गई है लेकिन एनोड कैथोड का कोई अता पता नहीं है। तो एट एनोड पे अगर आप इसकी रिएक्शन लिखना चाहते हो, ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हो 2018 में आया हुआ है, और एनोड पे इसकी अगर आप रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो बड़ा इजीली। कैसे, ये देखो, इस रिएक्शन को नंबर 18, 19 एट एनोड एंड एट कैथोड, यहाँ पर आपकी ईएमएफ अगर हमें निकालनी है तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस का 0.059 बाई एन लॉग राइट अपॉन लेफ्ट का आयन। बताना एक बार, राइट में आयन कौन सा है, ये आयन है और ये भी आयन है। ठीक है, लेफ्ट में तो कोई आयन है ही नहीं, तो लेफ्ट में कोई आयन नहीं है तो राइट का आयन लिख दो। राइट का आयन यहाँ पर है H पॉजिटिव का स्क्वायर और यहाँ पर है Cl नेगेटिव का स्क्वायर, दो है उसके, लेफ्ट में कोई आयन नहीं है तो 1। इन सभी की वैल्यू दे रखी है। N की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, साफ दिख रहा है यार, 2 को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी, माइनस 0.059 बाई यहाँ 2 हो जाएगी। इनकी वैल्यू 0.1 है तो स्क्वायर होगी 1। और ये ई नोट सेल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ई नोट सेल की वैल्यू। ईएमएफ आपको निकालने के लिए कहा गया है, डेल्टा जी नोट दे रखी है, तो इससे पहले ई नोट निकालेंगे तभी हम क्वेश्चन को आगे कर पाएंगे। तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस का एन ई नोट एफ। तो डेल्टा जी नोट दे रखी है, एन दे रखा है, एफ दे रखा है, एफ होता है 96,500। तो यहाँ से ई नोट को निकाल लेंगे जो कि आ रहा है 0.226। तो ये आपका 0.226 आ गया, 0.226। अब आप इसकी ईसीआर निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये डेल्टा जी नोट से हम पहले क्या निकालेंगे, ई नोट। ठीक है, फॉर्मूला डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस का एन ई नोट एफ, इस वाले फॉर्मूले से। और आगे अगर हम चले तो ये 2021 और ये खत्म होने के बाद ये आ गया हमारा 27। एस्टिमेट द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बताइए नीडेड टू रिड्यूस दिस एल्यूमिना, इसे एल्यूमिना बोलते हैं, एंड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ दिस। तो यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस बताइए, गिव्स फ्री एनर्जी फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ दिस। ये दे रखी है आपको 960 किलो जूल। तो 960 किलो जूल हमारी जो गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नोट आ गई। याद रखना है किलो जूल में, इसको जूल में वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं कि हम यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस यानी ई नॉट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ई नॉट सेल के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस का एन ई नॉट एफ। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम देखते हैं क्या है, 960 है तो 960 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, जूल में आ गया, डिवाइड बाई एन आपको पता होना चाहिए, और ई नॉट तो निकालना ही है, फेराडे 96,500 पता होना चाहिए। कहने का मतलब एन पे सारा खेल डिपेंड हो गया। अब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपको कितने दिख रहे हैं, और रिएक्शन जो है वो भी आपको यही लेनी है। नॉर्मल जो एल्यूमिना की रिएक्शन होती है वो क्या होती है भाई, नॉर्मल रिएक्शन तो ये होती है Al2O3 डिसोसिएट होगा तो 2 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम चार्ज है 3 पॉजिटिव, प्लस में कितना ऑक्सीजन है 3, तो 3/2
O2। ये आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी इसकी पूरी की पूरी डिसोसिएशन के केस में। अब यार इन्होंने तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या दे रखी है, 2/3, 4/3 और ऑक्सीजन तो सिर्फ 2 ही है। तो मैं ऐसा किससे मल्टीप्लाई करूं जो ऑक्सीजन सिर्फ O2 ही रह जाए, बाकी ना रहे। और इसकी वैल्यू के लिए यहाँ साफ पता लग रहा है n की वैल्यू कितनी है, 6 है। यहाँ तो साफ पता लग रहा है n की वैल्यू, लेकिन इन्होंने इक्वेशन ये दी नहीं है ना। इक्वेशन में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं जो ये 3/2 गायब हो जाए। चैट सेक्शन बताइए किससे मल्टीप्लाई करूं जो ये 3/2। जतिन, ये फिर से दूसरा आंसर गलत है वो जतिन आज आपका। मयूर वेरी गुड। मयूर कह रहा है 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करके देखना एक बार 2/3 से। ये 2/3 Al2O3 हो गया। यहाँ पर 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव हो गया। 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये O2 हो गया। क्या रिक्वायर्ड इक्वेशन यही है? चेक करके देखो, क्या जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो यही है? आंसर है यस, तो यही है। तो कहने का मतलब अगर 2/3 से सभी को मल्टीप्लाई किया है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2/3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। 3 2 6। अब जिस बच्चे ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ 4 यूज कर लिए वो तो हो गया भाई ठीक, और जिन्होंने नहीं यूज करे वो हो गया गलत। आ गया आपका आंसर। क्लियर? ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 30। बटन सेल वाइडली यूज इन वॉचेज। तो यहाँ पर एनोड की रिएक्शन तो साफ दिख रही है, क्या जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। लेकिन कैथोड की रिएक्शन क्या होगी? तो कैथोड की रिएक्शन जो होगी वो हो जाएगी आपकी Ag2O प्लस H2O, और यहाँ लॉस करें तो यहाँ गेन करेगा कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एंड इट विल फॉर्म क्या? 2Ag प्लस 2OH नेगेटिव। ये आ गया आपका 2Ag प्लस 2OH नेगेटिव। ये आपका लॉस है, तो ये आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दिया इन्होंने। तो ये एनोड पे, ये कैथोड पे रिएक्शन है। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कटेंगे तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और यहाँ पर आपका डेल्टा G0 और E0 दोनों निकालना है। E0 तो साफ साफ यहाँ से भी निकल जाएगा, कैथोड माइनस एनोड। ये एनोड है और ऊपर वाली कैथोड है, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा। तो डेल्टा G0 क्या निकलेगा भाई? वो हो जाएगा माइनस का NE0 F। अब तो कुछ है ही नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भाई 2 है। E0 की वैल्यू यहाँ से निकल गई, F की वैल्यू 96,500, और ये क्वेश्चन हो गया खत्म। क्लियर? ये भी आसान था। 33 भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी हाफ रिएक्शन जो है वो दे रखी है और पोटेशियम डाइक्रोमेट को इस्तेमाल किया है। यहाँ भी हाफ रिएक्शन है, सभी की कंसंट्रेशन दे दी इन्होंने। तो हाफ रिएक्शन जो है आपकी ये है। बताइए E0 सेल आने के बाद ई सेल की वैल्यू क्या होगी? सेल पोटेंशियल बतानी है इस हाफ रिएक्शन के लिए। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम क्या रहेगा आपको? ई सेल इज इक्वल टू माइनस का ये आ गया आपका E0 सेल माइनस का 0.059/n लॉगरिथम राइट का आयन अपॉन में लेफ्ट का आयन। चलो कैलकुलेट करते हैं राइट में कौन कौन आयन है। एक आयन ये हो गया राइट का, लेफ्ट में 2 आयन है, ये देखो 2 आयन है। तो राइट का आयन हो गया आपका क्रोमियम 3 पॉजिटिव स्क्वायर, और लेफ्ट का आयन हो गया आपका डाइक्रोमेट और 14 डाइक्रोमेट यानी Cr2O7 नेगेटिव और H पॉजिटिव की पावर 14। सभी की कंसंट्रेशन तीनों की इन्होंने गिवन दे रखी है। ये है आपके डाइक्रोमेट की, ये क्रोमियम की, इसको अगर मैं रेड से दिखाऊं तो ये डाइक्रोमेट की, क्रोमियम की, और ये आपके हाइड्रोजन की। सभी वैल्यू को अगर हम पुट कर दें और E0 सेल की वैल्यू भी पुट कर दें, इलेक्ट्रॉन तो देख के पता लग रहा है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो N की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 6 हो जाएगी। E0 सेल की वैल्यू वहां पर दे ही रखी है, सारी वैल्यू पुट कर दे तो आपका क्या निकल आएगा? ई सेल निकल जाएगा यहाँ से। तो ये क्वेश्चन भी खास था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कहा गया है कि किसी सेल की E0 सेल की वैल्यू, चलो ये है, ये दे दिया, कैलकुलेट करके दिखाओ ई सेल क्या होगी। नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन अगला क्वेश्चन नॉर्मल नहीं है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बताना है आपको। अगर एक्सटर्नल वोल्टेज जो है
कम हो तब ज्यादा हो तब। चलो बताइए, अगर कम है तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा? बताइए, मैग्नीशियम टू कॉपर या कॉपर टू मैग्नीशियम? अगर कम है तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा? मेरा आंसर तो आ गया भाई दिमाग में, अब अपना बताओ। ठीक है रितु, कि करंट सेम रहेगा, तो वो सेम कौन सा होगा? हाँ ठीक है, रिवर्स नहीं होगा, लेकिन करंट सेम होगा। कहां से कहां? मैग्नीशियम से कॉपर या कॉपर से मैग्नीशियम? गौरक्ष, ये गलत है भाई, इस बार ये गलत है। करंट कहां से कहां फ्लो होगा? आपकी सहूलियत के लिए मैं सैली प्रेजेंटेशन बना देता हूँ, यहाँ दिमाग लगेगा और बहुत आसान है यार। पता नहीं तुम इतना डर क्यों रहे हो। कॉपर टू पॉजिटिव स्लैश कॉपर, करंट कहां से कहां फ्लो होगा? देखो, अगर मान लो लेस देन वैल्यू है, इसका मतलब जो केस है वो आपका नॉर्मल है। एक मयूर को छोड़ के बाकी सारे गलत हैं। मयूर ने जो आंसर दिया वो ठीक है। देखो रितु ने कहा विल रिमेन सेम। अब विल रिमेन सेम का मतलब है नॉर्मली होता क्या है? नॉर्मली तो एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, राइट? तो करंट उल्टा फ्लो होगा, यानी कॉपर से मैग्नीशियम। करेक्ट आंसर था कॉपर से मैग्नीशियम, जो मयूर ने बिल्कुल ठीक दिया। अब ये तो करंट का फ्लो हो गया, जो कि नॉर्मल केस है। अगर ग्रेटर देन हो तो क्या होगा? रिवर्स कर दो। अब मैग्नीशियम से कॉपर करंट फ्लो होगा, नहीं तो मैग्नीशियम से कॉपर इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, ठीक है ना? तो करंट तो रिवर्स होता है ना इसका, तो करेक्ट आंसर है मैग्नीशियम से कॉपर। तो ये भी इस तरीके से घुमा फिरा के पूछा गया है दिल्ली 2019 में, करंट कहां से कहां फ्लो होगा। जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए और बताइए इसका आंसर। कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन, व्हाई? गिव रीजन। उम्मीद है कुछ बच्चे तो बता ही देंगे। कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। जितिन का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, रितु का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, दोनों बिल्कुल ठीक आंसर अपना रिप्रेजेंट कर चुके हो। कॉन्सेप्ट भी दिख रहा है आपका क्लियर। तो जो आंसर है वो क्या होगा भाई? ये तो कंडक्टिविटी की बात कर रहा है ना, और एसिटिक एसिड ये तो वीक है, वीक एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, याद होगा। तो वीक वाले केस के लिए, स्ट्रॉन्ग वाले केस के लिए, बोथ के लिए हमने क्या बताया था? कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। रीजन क्या है? नंबर ऑफ आयन दैट कैरी करंट विल बी रिड्यूस। याद होगा ना, एक गिलास सॉल्यूशन निकाल के हम बाहर फेंक रहे थे और एक गिलास पानी अंदर डाल रहे थे, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम फिक्स था। तो एक्यूरेट आंसर मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, इसमें आंसर है बिकॉज नंबर ऑफ आयन दैट कैरी करंट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। क्लियर? और ये क्वेश्चन तो बहुत बार आएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, कोलार्स लॉ, ठीक है? ये तो बहुत बार आएगा। देखो कितनी बार, कितने ईयर में वही चीज वही चीज वही चीज, रिपीट रिपीट रिपीट। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, तो वो भी आप जरूर देखना। तो उससे पहले एक बार जल्दी से इसको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसने कहा है बताइए ए और बी का नेचर क्या है? ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बी वीक इलेक्ट्रोलाइट। खत्म। दूसरा बताइए एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू द कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो ले जाई जाए ए और बी की, तो क्या होगा? कहने का मतलब वो ए को कह रहा है और भी एक्स्ट्रापोलेट करके इसको अप्रोच टू जीरो ले जाओ, अप्रोच टू जीरो ले जाओ। हाँ जी, अप्रोच टू जीरो अगर चली गई तो इसको हम बोलेंगे लीनियर ग्राफ, ठीक है ना? और इसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मैं पहले ए के बारे में बोल देता हूँ, फिर हम बी के बारे में चलते हैं। तो ए के बारे में क्या बताया मैंने? लीनियर।
तो आंसर है फॉर इलेक्ट्रोलाइट ए द प्लॉट बिकम लीनियर, अंडरलाइन लीनियर, नियर हाई डाइल्यूशन यानी अप्रोच टू जीरो, ठीक है, एंड दस कैन बी एक्सट्रापोलेटेड टू जीरो कंसंट्रेशन टू गेट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा। अब वो पूछ रहा है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बताओ एक्सट्रापोलेशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट कभी भी जीरो होगा भाई, ये सारा ग्राफ दिखा रहा है, ऊपर ऐसे चलता रहेगा, ये लाइन ऐसे चलती रहेगी, कभी किसी को टच ही नहीं करेंगे। यहाँ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी आएगी ही नहीं कभी भी। तो यहाँ हम इसके लिए क्या कमेंट करेंगे कि in case of weak electrolyte that is B, limit molar conductivity increase steeply। देखो ये मोलर कंडक्टिविटी है, अगर ये ऊपर चलता रहेगा, एक्सट्रापोलेशन करेंगे हम, ऊपर चलता रहेगा, तो ये तो लगातार इंक्रीज हो रही है ना मोलर कंडक्टिविटी। तो ये वही बोल रहा है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज स्टीपली यानी बहुत तेजी से ऑन डाइल्यूशन, एंड एक्सट्रापोलेशन टू जीरो कंसंट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। यहाँ साफ बोल दिया नॉट पॉसिबल, यानी molar conductivity at infinite dilution is not possible. Hence, molar conductivity at infinite dilution या limiting molar conductivity cannot be determined। ये इसका आंसर है 49 का, ठीक है। अब ये जो 48 है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये आज की ही क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। वो कह रहा है कि बताओ कैथोड और एनोड पे कौन आएगा। अगर आप कैथोड की बात करते हो तो कैथोड पे यहाँ पर कंपटीशन होता है पॉजिटिव के लिए। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, CuCl2 में Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2Cl नेगेटिव, और यहाँ पर एक्वस मीडियम का मतलब होता है H2O डिसोसिएट इन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो इन दोनों का कंपटीशन कहाँ होता है? कैथोड पे होता है। अब इन दोनों में या तो आप बोलो जिसकी लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल है, या बोलो इन दोनों में से जिसकी हायर ई नोट वैल्यू है, जिसकी हायर ई नोट वैल्यू है। अब इनमें से एक तो ये कॉपर है, दूसरा कौन है भाई? H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव है। इन दोनों में से हायर किसकी है? साफ साफ पता लग रहा है कॉपर की। तो कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये हो जाएगा, यहाँ कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पे। इन केस ऑफ एनोड दोनों में देखें तो अब इन दोनों में हम ये नहीं बोल सकते कि हायर ई नोट वैल्यू, नहीं, या तो बोलो लोअर ई नोट वैल्यू, जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब इनमें से दोनों में से इसको देखो और इसको देखो, लोअर आपको किसको दिखाई देगी? H2O की। लेकिन ओवर पोटेंशियल वाला जिक्र हो सकता है यहाँ पर, ओवर पोटेंशियल, ड्यू टू ओवर पोटेंशियल Cl विल बी डिपॉजिटेड एट एनोड। तो यहाँ Cl डिपॉजिट होगा एनोड पे, ठीक है, इस तरीके से 2 Cl गैस लिबरेट एट एनोड। अब आप कई बच्चे को कहेंगे सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, लो हमें कैसे पता लगेगा ओवर पोटेंशियल? तो अब जिनके लिए ये कंफ्यूजिंग है, ये 4 क्वेश्चन देख लो, कंफ्यूजन सारी खत्म। क्या है 4 क्वेश्चन? ये आज के आपके लास्ट जो क्वेश्चन है वो है, ये देखो, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं आज की ही क्लास में, पोटेशियम डाइक्रोमेट वगैरह वगैरह, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जो है, ये क्वेश्चन भी हम आज ही क्लास में कर चुके हैं। यहाँ भी इसका पॉजिटिव का आयन, नेगेटिव का आयन, ये भी दोनों आयन है ऊपर, डिवाइड बाई 1, ठीक है। ये भी आज की क्लास में ही करा है हमने। अच्छा, जिंक रोड 95% डिसऑर्डर, आज की ही क्लास में हुआ है ये भी, ठीक है। ये आ गया नेगेटिव वैल्यू, मैंने कहा था इसकी नेगेटिव वैल्यू ऐसे रखनी, रिप्रेजेंटेशन भी बहुत प्यारा है। अच्छा, और अगर यहाँ और भी ऐसे ही 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, लेकिन उससे पहले रूल्स और रेगुलेशन जो है वो समझ लो, किसकी कितनी डिस्चार्ज पोटेंशियल होती है। तो ये होते हैं यहाँ से शुरुआत, इसको कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, पहली बार ऐसा हुआ, ये भी सिल्वर है, ये भी सिल्वर है, तो एक्सेप्शन केस है। उससे पहले हम दूसरा, तीसरा, चौथा करते हैं, फिर हम एक्सेप्शन पे आएंगे। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, अब इलेक्ट्रोड अलग है। तो यहाँ AgNO3 जो कि यहाँ ऐसे डिसोसिएट होगा, वाटर ऐसे डिसोसिएट होगा, तो Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव के बीच में क्या होनी चाहिए? जिसकी लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल है, तो Ag की लोअर है तो Ag आपका डिपॉजिट हो गया। एनोड पे यहाँ हम क्या देखेंगे? आउट ऑफ OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव, OH है लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, यहाँ OH की लोअर है, तो यहाँ पर OH आ जाएगा आपका, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी एनोड पे।
ये रिएक्शन OH की है। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये जो नेगेटिव वाला जो केस है इसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल समझ में नहीं आती। तो देखो ये बड़ा सिंपल है, सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। किसने फैसला दिया है? दिया भाई सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। सी का मतलब क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ओ का मतलब OH नेगेटिव, सुप्रीम कोर्ट में SO4 2 नेगेटिव और कार्बोनेट में CO3 2 नेगेटिव ने NO3 2 नेगेटिव। यहाँ पर जो पहले आएगा वो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी जो पहले आएगा वो पहले डिस्चार्ज होगा। चलो देखते हैं कौन पहले आया है। यहाँ है OH और Cl, कौन पहले आया है? Cl, तो Cl पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है, ठीक है। बाकी तो अगर आप चेक करोगे हाइड्रोजन को भी बीच में लगा के, तो बाकी तो इससे भी हो जाएंगे आपका। ये जो सीरीज थी, कल्लू ने कार मांगी, ऑल्टो जैन फरारी, पापा बोला, यहाँ आपका हाइड्रोजन है, क्यों आज और पिटेगा। तो बाकी क्वेश्चन तो यहाँ से भी हो जा रहे हैं। चलो एक बार चेक करते हैं। इनमें से Ag था हमारा और H था, दोनों को देखो, ये रहा आपका Ag और ये रहा आपका H, ठीक है। अब आपको तो पता ही है, ऊपर की तरफ जाते 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 लिथियम, आपको याद है लिथियम, तो लिथियम की वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है 0.034, ठीक है, माइनस का 3.0। तो इस केस में हम इसका यूज करके बड़ा आसानी से किसकी लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल है वो बता सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है। अगला जो केस है, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो देखो H2SO4 डिसोसिएट होगा तो H पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, तो एनोड पे तो H पॉजिटिव ही आएगा, कैथोड पे तो H पॉजिटिव ही आएगा। इन केस ऑफ दिस, फिर से देख लो लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल किसकी है भाई अब की बार, ये देखो साफ पता लग रहा है OH की है, ठीक है ना, सल्फेट से पहले आया है, तो OH यहाँ क्या होगा, डिस्चार्ज हो जाएगा आपका। आउट ऑफ OH नेगेटिव SO4, OH नेगेटिव की डिस्चार्ज पोटेंशियल लोअर है, इसलिए इसको डिस्चार्ज करो। H पॉजिटिव में तो कोई लड़ाई है ही नहीं, तो ऐसा कैसा इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। ये अभी का क्वेश्चन था, CuCl2 विद प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो आप इस क्वेश्चन को जो अभी अभी आया था ना, अभी हमने 2018 का क्वेश्चन देखा था, वो यही तो था, दोनों को डिसाइड कर दिया। इन दोनों में से लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर हम देखें तो वही कल्लू ने कार मांगी, अभी भी कॉपर लोअर ही है, कम ही है H पॉजिटिव से, तो इसीलिए यहाँ पर कौन डिस्चार्ज होगा, आपका कॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। देन और इस केस में अगर आप देखोगे दोनों के केस में, तो किसकी लोअर है, Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। तो फिर से देखो एक बार, ये देखो Cl की लोअर है OH नेगेटिव से, तो कुल मिला के यहाँ पर Cl ही आपका डिस्चार्ज होगा। तो आउट ऑफ Cl नेगेटिव एंड OH नेगेटिव, Cl नेगेटिव आयन हैव लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, hence Cl नेगेटिव will be discharged in preference of OH नेगेटिव आयन। क्लियर? तो ये आपका यहाँ तक का जो पोर्शन था, इससे आप इंटर रिलेट कर सकते हो इनको। अब एक क्वेश्चन मैंने कहा था कि जो आया हुआ है इसको देखेंगे, अब आप इनको देखोगे तो ये बड़े आसान आसान से क्वेश्चन लगेंगे। ये देखो, फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन एट कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस विल टेक प्लेस, Ag और इसकी वैल्यू है, दोनों की इनोट वैल्यू दे रखी है, आपको बताना है कौन डिस्चार्ज होगा। ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल द फिजिबिलिटी एट कैथोड एंड वाई किसकी होगी? तो आंसर है द स्पीसीज विच गेट रिड्यूस एट कैथोड इज ऑन हैविंग हायर वैल्यू ऑफ ई नोट। अब कई बच्चे हायर और लोअर में भी कंफ्यूज रहते हैं बेचारे। देखो अगर आप सिर्फ Ag और H पॉजिटिव सिर्फ कैथोड पे देखना चाह रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप सिर्फ कैथोड पे देखना चाह रहे हो तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप कह लो हायर ई नोट वैल्यू, ठीक है ना, हायर ई नोट वैल्यू, या फिर आप बोलो इसको लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, डिस्चार्ज पोटेंशियल, ठीक है, बात दोनों की एक जैसी है। अब यहाँ पर हायर वैल्यू किसकी है, सिल्वर की है, तो सिल्वर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। सेम केस यहाँ पे है, यहाँ भी चेक करो, फॉलोइंग रिएक्शन
occur at cathode during the electrolysis of copper chloride. ये हो गया. On the basis of their standard reduction या electrode potential, which reaction is feasible at cathode? कौन सी cathode पे होगी? कॉपर या आपकी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर. एक्वस कॉपर है तो हाइड्रोजन भी है. तो इन दोनों में से किसकी लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल बोल लो या फिर हायर ई नॉट वैल्यू. अगर ई नॉट वैल्यू दे रखी है तो स्पीसीज इज कैथोड ऑन हैविंग हायर ई नॉट वैल्यू. ठीक है ना. हेंस द रिएक्शन विल टेक प्लेस एट कैथोड. कौन सी? कॉपर की. इस बच्चे ने गलत किया. ये यहाँ पर क्या होना चाहिए? कॉपर. ठीक है. तो ये भी वही घुमा फिरा के वैसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है. और अब जो ऊपर का जो केस था आपका, मैंने एक केस ब्लैंक छोड़ा था कि उसको हम बाद में करेंगे. तो ये भी देख लो आप, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए. ये देखो पहला केस क्या है, दोनों को लिख दिया. अब इन दोनों में से किसकी लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल है? तो आंसर है एजी की है. लो भी कैथोड पे तो खेल खत्म, एजी आ गया. एनोड पे इन दोनों को अगर हम देखें तो कौन होना चाहिए? OH होना चाहिए. देखो ये NO3 है, ये OH है. तो लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल किसकी होनी चाहिए? OH की होनी चाहिए. देखो out of OH negative and NO3 negative, OH has lower discharge potential in preference of NO3 negative ion. ये होना चाहिए. दूसरा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं. इन दोनों में से किसकी होनी चाहिए? OH की होनी चाहिए. बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रोड किससे बनी हुई है? सिल्वर से. अब इमेजिन करो यार, यहाँ सिल्वर है, ये सिल्वर है, ये दोनों की दोनों किससे बनी हुई है? सिल्वर से. तो एक तो थिक होगी, दूसरी क्या होगी? थिन होगी. तो आप कहोगे सर बाकी केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ बाकी केसेस में ऐसा, क्योंकि उन केसेस में, बाकी केसेस में आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होती है. ठीक है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है. सॉल्यूशन चाहे कुछ भी हो, कॉपर सल्फेट हो, कॉपर क्लोराइड हो, ठीक है ना, H2SO4 हो, कोई भी हो, ये इलेक्ट्रोड कौन सी है? प्लेटिनम. और प्लेटिनम की क्या खास बात है? ये किसी से रिएक्ट नहीं करती. इसीलिए यहाँ ऐसा नहीं हुआ. यहाँ इन्होंने सिल्वर इलेक्ट्रोड के डालने से सिल्वर क्या हो जाएगी? आपकी थिन हो जाएगी, गल जाएगी. ठीक है, थिन हो जाएगी और ये डिपॉजिट हो जाएगी. ऐसे हमने कॉपर में देखा, अगर मान लो ये प्लेटिनम से ना बनी होती, कॉपर से बनी होती तो क्या होता? तो आपने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में ये थिन होती है और ये थिक होती है. बट इन केस ऑफ प्लेटिनम ये नॉन रिएक्टिव होती है, गोल्ड और प्लेटिनम. तो ये आपकी रॉड ऐसी की ऐसी रहेगी. तो इसीलिए एजी वाले केस में हम इन दोनों की वैल्यूज ना देखकर हम सीधा बोल सकते हैं कि यार एनोड जो है वो सिल्वर का बना हुआ है और वो गलना शुरू हो जाएगा. इसलिए एनोड एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा यहाँ पे. क्लियर? ये बहुत इजी और बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है. जिसने समझ लिया कॉन्ग्रेचुलेशन. ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास. अगली क्लास में हम नीट और मेंस के क्वेश्चन करने वाले हैं, तो मिस मत करना. थैंक यू सो मच. टेक केयर.